हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। मैं चंदन सर आप लोग के लिए आज इंग्लिश का बेसिक से क्लास को मैं लेकर के चलता हूं और इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें अच्छे से प्रिपेयर होंगे और समझेंगे कि इंग्लिश हम लोग को कठिन क्यों लगती है। इसे मैं आसान बनाना चाह रहा हूं और बनाऊंगा भी आप लोग के लिए। आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका साथ हमें चाहिए। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से इंग्लिश किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से हमारा इंग्लिश किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, या इंग्लिश को एग्जाम में किस तरीके से हमें पूछा जाता है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो भी होते हैं, उसमें इंग्लिश कैसे हमारा पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। इंग्लिश की लेवल जो तैयार होती है वो हम लोग इंग्लिश को बांट करके चलेंगे। हम लोग पढ़ने का काम करेंगे और समझेंगे, जिसमें सबसे पहली सेक्शन इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर का नाम इसे दिया जाता है और हम लोग इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। पहले उसकी एस्पेक्ट से हुई। दूसरी अगर इसकी बात को करते हैं, दूसरे हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो दूसरे को हम लोग जानते हैं वोकैब। वोकैब के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इंग्लिश में हमें वोकैब का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। और अगर तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज जो कहते हैं, अनसीन पैसेज हमारे सामने आते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। ग्रामर में हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, तो ये हमारा एक अलग लेवल से हम लोग इसको समझेंगे और इसको पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। वोकैब की बात करेंगे तो वोकैब तो हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है हमारी वर्ड मीनिंग्स को। आखिर क्या किसका अर्थ निकलेगा, जैसे कि वोकैब्स में साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेज, ये सब हम लोग को पढ़ने के लिए मिलती है। कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग देखते हैं तो हमें पढ़ने के लिए पैराजैम्बल मिलता है, क्लोज टेस्ट मिलते हैं, अनसीन पैसेज मिलते हैं, जो हम लोग पैसेज भी जिसे कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग कह के समझते हैं। ये सब चीज हमें इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है। और फिर एक अलग सेक्टर होगा जिसे हम लिटरेचर में लेकर के चलते हैं, वो चीज अलग है। अभी हम लोग इंग्लिश में इस जो थ्री इसके एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से उठाते हैं कि हमारी इंग्लिश क्या होती है। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हमारी इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज हेडिंग डालते हैं कि हमारी इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, क्या होता है जी इंग्लिश? इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज। हम लोग इसे कहते हैं कि सर हाँ, इंग्लिश जो है एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है, जो लगभग पूरी दुनिया में इसको बोला जाता है। होल वर्ल्ड में इसे स्पीक की जाती है। एक ऐसा लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये भाई इंग्लिश तो एक लैंग्वेज हो गया, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जो कि सभी कंट्री में आप जाइएगा तो अपना देश की भाषा से काम नहीं चलेगा। आपको इंग्लिश जानना बहुत ही आवश्यक होता है और इसके छोटे छोटे चीजों को समझेंगे और इससे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज आती है हमारे सामने। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज क्या होता है? क्या बच्चा बोलो? लैंग्वेज इज अ मीडियम। हाँ, जैसे लड़का बोल रहा है, सच है। लैंग्वेज जो होती है, एक हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज जो हमारा एक प्रकार का है, लैंग्वेज इज अ मीडियम। एक प्रकार का ये हमारा क्या है? मीडियम है। मीडियम थ्रू विच बी एक्सप्रेस आर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। ये हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी जिसे हम भाषा कहते हैं, अपनी भाषा में, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भाषा।
तो क्या बताती है? लैंग्वेज यानी इंग्लिश तो एक हमारी लैंग्वेज है ही। तो लैंग्वेज हमारा क्या होता है? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, एक ऐसा माध्यम है थ्रू जिससे हम लोग विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। हम लोग अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडिया को किसी के सामने क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। और जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वही माध्यम क्या कहलाती है? हमारी लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है। इसमें जैसे ही आए कि लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस करनी है, हमें किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि यहां से मैं एक वर्ड उठाता हूं जिस वर्ड का नाम क्या है यहाँ पे? ए एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा, ए एक्सप्रेस हमारी क्या, आखिर कैसे हम किसी भी चीज को व्यक्त कैसे कर सकते हैं? हमारे सामने कोई चीज आई, जैसे मान लो कि हम किसी चीज के बारे में जानते नहीं है और लोग हमें उस चीज के बारे में बोलने के लिए कहेगा, नहीं बोल पाएंगे, एक्सप्रेस उसे नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं बोल पाएंगे। तो एक्सप्रेस करने के लिए हमारे अंदर होनी क्या चाहिए? तो हम किसी चीज को बता सकते हैं या हो क्या सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड मैंने इसी के बारे में जिक्र करना चाहा, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। एक्सप्रेस करने के लिए हमारे अंदर 4 चीज का होना जरूरी है। एक व्यक्ति में 4 चीजों का होना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? इस नियम के तहत आपको सबसे पहले इसे सुनने का काम कीजिए, जिसे मैं लिसनिंग कहता हूं। एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, तो आपको सुनना पड़ेगा पहले। आखिर कहना क्या चाह रहा है वो चीज, तो उसके बारे में सुनो, तब जाकर के फिर उसके बारे में हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं, दूसरी चीज हमारी होती है स्पीकिंग। क्या होती है? स्पीकिंग। जब भाई सुनेगा, जब कोई कुछ सुनेगा जरूर बोलेगा उस चीज के बारे में, स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद हमें उस चीज को करना क्या पड़ता है? रीडिंग। क्या होता है? रीडिंग। ठीक है। और फिर लास्ट में अगर हम रीडिंग कर ही रहे हैं किसी चीज को, तो हम उसे राइटिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उससे राइटिंग। इसे शॉर्ट में हम लोग एक नियम तैयार करते हैं LSRW के तहत, इसे हम लोग समझेंगे। यानी अपनी किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए LSRW यानी 4 चीजें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए। तभी जाकर के आपका बनता है भाई साहब क्या चीज? स्किल। क्या बनता है? स्किल। स्किल को हम लोग कहते हैं कि एक कौशल को दिखाता है। हमारे अंदर जो कौशल है उस चीज के बारे में बताता है, क्या आपके अंदर स्किल है, उस स्किल के बारे में हमें बताता है। स्किल आपका तभी तैयार होगा जब ये चीज आपके अंदर होगी। सुनने की क्षमता, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता और लिखने की क्षमता और बोलने की क्षमता ये होनी चाहिए, तब जाकर के आपके अंदर क्या डेवलप होगा? स्किल। क्योंकि स्किल को हम लोग लाने के लिए उस चीज के बारे में पहले हमें जानना पड़ता है कि आखिर किस प्रकार से काम, ये फंक्शंस इसकी कैसी होती है। तो किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी स्किल को बताने के लिए चाहिए सबसे पहले धैर्य रखो कि सुनने का काम करो, लिसनिंग। दूसरी चीज है कि स्पीकिंग करो उस चीज को सुनने के बाद, फिर क्या करो? रीडिंग करो उस चीज को, और फिर रीडिंग करने के बाद फिर क्या करो? राइटिंग करो, उसे लिखना चाहो। ठीक है। तो फिर अगर हमारे अंदर अगर एक्सप्रेस करने की तरीके अगर हमें मालूम हो जाती है, तो हमारे अंदर जब एक्सप्रेस करने की तरीका मालूम होता है, तो फिर हमारे अंदर से क्या निकलता है बच्चे? हमारे अंदर से स्किल तो आ गया, फिर अगर हम बोलेंगे तो फिर हमारे अंदर से क्या निकलेगा? साउंड। क्या निकलेगा? साउंड आती है। वो साउंड, अब जब स्किल आ जाएगा, हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो हमारी जबान से क्या निकलेगी? कुछ ना कुछ साउंड निकलेगी। अब इस साउंड किस प्रकार का? तो इंग्लिश में क्या क्या साउंड होते हैं, हम लोग उस चीज को हम लोग समझते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके भी इसे लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि हमारे अंदर स्किल आया, तो स्किल जब आया, डेवलप हुआ, तो हम उसको बोलेंगे तो साउंड तो निकलेगी। अब साउंड किस प्रकार की, थोड़ा समझ लेते हैं आगे हम लोग, आखिर साउंड किस प्रकार की हमारे अंदर आती है। तो साउंड की बात चल रही है, साउंड को हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए आपके सामने क्या आया? साउंड। साउंड जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। जब हम किसी चीज के बारे में आखिर जान लेंगे, उसके बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, उसके बारे में अगर हम लिख लेते हैं, तो जब हम बोलेंगे ना, तो हमारे मुख से ध्वनि निकलेगी,
साउंड निकलेगी। तो इंग्लिश में साउंड को निकालने के लिए हमारे पास जरूरत किसकी पड़ती है? साउंड को निकालने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? तो हमें साउंड को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है किस चीज की? अल्फाबेट की। किसकी पड़ती है? अब अल्फाबेट में कभी भी अल्फाबेट को, एक चीज और ध्यान देना, कभी भी अल्फाबेट को ये नहीं कि अल्फाबेट्स लिख देना, अल्फाबेट्स नहीं होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये अलग मीनिंग तैयार करती है। और ये हमें अल्फाबेट ये जानना है। ये अल्फाबेट्स कभी कभी देता तो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये अल्फाबेट्स का कुछ अलग मीनिंग निकलता है। अल्फाबेट्स लाइक अ लैंग्वेज, इसका मतलब होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। लेकिन अल्फाबेट्स नहीं, हमें किस चीज के बारे में समझना है? अल्फाबेट। तो हम इस अल्फाबेट की मदद से हम लोग इंग्लिश में निकालते हैं क्या चीज? साउंड। क्या निकालते हैं? साउंड। तो जब इस अल्फाबेट की मदद से हम लोग साउंड निकालते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स। कितने लेटर्स चाहिए? और यही 26 लेटर्स इंक्लूड होते हैं अल्फाबेट में। ठीक है, अल्फाबेट में कितने लेटर शामिल होते हैं? 26 लेटर शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये 26 लेटर शामिल होते हैं। तो इस 26 लेटर को हम लोग दो कैटेगरी में बांट करके चलते हैं। कितने कैटेगरी में बांट करके चलते हैं? दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी का नाम देते हैं वॉवेल। क्या नाम देते हैं? वॉवेल, वॉवेल्स बोलते हैं। और एक को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स के नाम से इसे जानते हैं। हमारे सामने वॉवेल्स जो तैयार होती है, वो वॉवेल्स की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। और कॉन्सोनेंट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 21 होती है। वॉवेल्स जो हमारे सामने आते हैं वो वॉवेल्स होती है ए, ई, आई, ओ और यू। यही 5 वॉवेल्स हमारे सामने आती है। कॉन्सोनेंट से एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके बाकी जो बच गए हमारे सामने वो सारे के सारे क्या होते हैं? इस प्रकार से हमारे जो बच गए इसको छोड़ करके बाकी जो भी हमारे लेटर बच गए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट से होते हैं। अब इसी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का एक अपना अलग अलग क्या निकलता है? साउंड निकलता है। क्या निकलता है बच्चे? अलग अलग अपना इसका क्या निकलता है? साउंड निकलता है, जो हम लोग बोलने का काम करते हैं। जैसे कि कुछ साउंड्स को निकालने के लिए मैं कुछ आप लोग को एग्जांपल्स दे रहा हूं। कुछ भी एग्जांपल्स मान लीजिए कि सबसे पहला मैंने एक एग्जांपल लिखा सी और उसके बाद लिखा ए और उसके बाद लिख दिया आर, बन गया कार। ठीक है, फिर मैंने उसी प्रकार से एक वर्ड लिखा सी आई आर सी एल ई, सर्कल लिख दिया। फिर मैंने तीसरा वर्ड इसी प्रकार से मैं लिखता हूं। मान लो कि मैंने फिर लिख दिया एफ आई आर ई, मैंने क्या लिख दिया? फायर लिखा। फिर इसी प्रकार से फिर मैं और अगर बात को लिखता हूं, लिख दिया सी आई टी बाई सिटी लिख दिया। ठीक है, फिर मान लो कि इसी प्रकार से और कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं आपके सामने। तो क्या बोलो? लाइक। चलिए एल आई के लाइक, मैंने कुछ वर्ड लिख दिया इस प्रकार से। तो देखिए आपके सामने, चलिए इस वर्ड को खाली मिटाइए, इसके बाद देखिए बाकी समझिए वर्ड को। आपके सामने 2 नंबर से वर्ड लिखा हुआ है, सब में एक वॉवेल आया है। इस वॉवेल का नाम क्या है? आई। क्या नाम है? आई। अब देखिएगा जैसे ही इसका आप जैसे प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं, उसकी उच्चारण करते हैं, तो जहां जहां आई लिखा हुआ है सबका अपना अपना एक अलग अलग क्या निकलता है? अर्थ निकल। देखिए जैसे इसको मैंने पढ़ा तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? सर्कल। क्या पढ़ते हैं? सर्कल पढ़ते हैं। तो सर्कल जैसे पढ़ते हैं, जो आई यहाँ पे आया, तो सर्कल पढ़ने के बाद से यहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन क्या आया? आ आया। क्या आया? अगर इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लिखा हुआ है फायर। क्या लिखा हुआ है? फायर। फायर जैसे ही पढ़े तो फायर में जैसे आई का अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या आ रहा है? आ। फायर। क्या आ रहा है? फायर। आ। इसी प्रकार से अगर हम सिटी की बात करते हैं तो सिटी में जो आई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, वो क्या आ रहा है? ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अगर इसी प्रकार से अगर हम लाइक की बात करते हैं तो लाइक में अगर हम आई की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इसमें क्या आ रहा है? आई आ रहा है। एक ही वॉवेल था लेकिन वॉवेल का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देखिए, यही साउंड हमारा है। प्रोनाउंसिएशन हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि वॉवेल जो हमारे सामने 5 दिए जाते हैं तो हर एक वॉवेल का कहां पे किसका क्या साउंड निकलती है। यही आई है, इस आई का यहाँ पे साउंड सर्कल के रूप में पढ़ते हैं तो इसे यहाँ पे आ निकल रही है।
अगर यहाँ पे पढ़ो फायर तो फायर आ निकल रहा है, सिटी पढ़ रहे हैं तो सिटी पढ़ने से हमें ए की पता चल रही है, और अगर लाइक को पढ़ रहे हैं तो लाइक से हमें आई निकल रही है, यानी कि सबका एक अपना अलग अलग क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। तो हम इसी आधार पे हम कहते हैं कि जो वॉवेल हमारे सामने कितने वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स हमारे सामने जो 5 होते हैं वो टोटल 5 वॉवेल्स मिल करके हमारे सामने 20 साउंड्स को जनरेट करते हैं। कितने साउंड्स को जनरेट करते हैं? 20 साउंड, यानी 20 साउंड प्रकट करता है ये 5 वॉवेल। आपके सामने आई था, आई ने 4 साउंड दिया, आ, ई और आई। तो इसी प्रकार से जो 5 वॉवेल्स है वो कितने साउंड प्रकट करते हैं? 20। और अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉन्सोनेंट की। जैसे कि एक आध एग्जांपल जैसे कि समझते हैं, मान लो कि मैंने लिख दिया CAT कैट लिख दिया, और इसी प्रकार से मान लो कि मैंने CENTER लिख दिया। देखो यहाँ पे शुरू में कॉन्सोनेंट दोनों में सेम ही है, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, लेकिन इसका जैसे ही प्रोनाउंसिएशन करोगे कैट, तो कैट करने के वजह से क्या आया? क्या आया? इसकी जब प्रोनाउंसिएशन करोगे सेंटर, तो सेंटर पर क्या आया? सा आया। यानी कि इस सी और इस सी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जा रहा है, साउंड क्या है इसका? अलग अलग निकल रही है। तो इस आधार पे हम लोग निकालते हैं क्या इसका, कि जो कॉन्सोनेंट्स होती है, कितने कॉन्सोनेंट है बच्चे? तो टोटल 21 हमारे सामने क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स का 24 कितने साउंड्स निकलते हैं? 24 प्रकार की साउंड्स क्या होती है? निकलती है। तो अगर कुल मिलाकर के बात किया जाए तो हमारे सामने अगर अल्फाबेट आती है, क्या आती है? अल्फाबेट आती है, तो टोटल अल्फाबेट का जो साउंड निकलता है 20 साउंड्स निकल गए वॉवेल से, और 20 साउंड निकल गए कॉन्सोनेंट से। तो टोटल कुल मिलाकर कितना हो गया? 44 प्रकार की साउंड्स हमारे सामने जनरेट होती है हमारी अल्फाबेट से। और अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। और ये 26 लेटर्स मिलकर के जनरेट साउंड जो करती है, वो साउंड हाउ मेनी साउंड्स आर जनरेटेड बाय 26 लेटर? तो देयर आर 44 साउंड्स आर जनरेटेड बाय द 16 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। तो हमारे अल्फाबेट्स का 26 लेटर जो है उसके द्वारा 44 साउंड प्रकट की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बातचीत क्या की थी? साउंड की थी। ठीक है, तो आप लोग इसको यहां तक लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं बात को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब साउंड से हमारे सामने जब आया तो बोलने का हम काम करते हैं, तब बोले हुए साउंड के माध्यम से तो कुछ ना कुछ हमारा वर्ड्स निकलेगा, शब्द कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे? निकालने का काम करते हैं। मान लो कि साउंड से हमारे सामने आवाज निकलेगा, तो आवाज में क्या निकलेगा जी? कुछ ना कुछ शब्द निकलेगा, कुछ ना कुछ वर्ड्स को बोलोगे और वर्ड्स को मिला करके बना दोगे क्या चीज? सेंटेंस। तो ये वर्ड्स आखिर क्या होता है? ये वर्ड्स हमारे, अभी तो हम लोग साउंड को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा दोबारा वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपकी मर्जी जितना बार देखिए। ठीक है, तो ये आपको अगर दिक्कत परेशानी होता तो आप इसे देख सकते हैं, आपको समझाया गया बेहतरीन है। सर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर से इस पे, लेकिन आप इसे देखिएगा तो समझ में आपको ज्यादा बेहतर आएगा। बार बार रिपीट कीजिए किसी भी चीज को, क्योंकि जब तक आप लोग इसे बार बार रिपीट नहीं करें तब तक समझ में नहीं आएगा। आगे देखिएगा, तो अगली चीज हम लोग समझते हैं कि जब साउंड निकलेगा तो वर्ड बनेगा। अब वर्ड हमारे सामने फॉर्मेशन करके क्या लाती है, तो इसे अरेंज करते हैं। चलते हैं 2 मिनट। तो बच्चे चलते हैं, हम लोग किस चीज को समझने वाले हैं? वर्ड को। साउंड अगर फॉर्मेशन साउंड का हुआ हमारे सामने बना, तो साउंड हमारे अल्फाबेट से, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं, उससे टोटल साउंड कितने बनते हैं? 44। ओनली वॉवेल्स 5 है, और केवल 5 वॉवेल से ही 20 साउंड जनरेट होते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग क्या बनता है? साउंड बनता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आप लोग के सामने मैं डिस्कस करता हूं किस चीज के बारे में? वर्ड। अब जब साउंड आएगा तो हमारे सामने किसी न किसी प्रकार का वर्ड तो बनवे करेगा। वर्ड, वर्ड हमारा क्या होता है? अच्छा, मीनिंगफुल यूनिट जो तैयार करता है हमारा वर्ड। हम उस चीज को कह सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ अर्थ मिले। एग्जाम्पल के लिए पहले कुछ समझते हैं। आपके सामने मान लीजिए कि लिखा हुआ था CAT,
टी एक वर्ड है, अरे एक वर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल वर्ड है, क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल यूनिट यानी कि मीनिंगफुल, इससे शब्द मिल ही रहा है, मीनिंगफुल यूनिट तैयार इसका हो रहा है। अगर इसी को मैंने लिख दिया टीएसी लिख दिया तो इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है। वर्ड इसे कहेंगे कि वर्ड इसे कहेंगे? वर्ड हम लोग इसे कहेंगे, वर्ड इसे नहीं कहेंगे। वर्ड यानी कि हम उसे कहते हैं, लेटर का मतलब ऐसा समूह होना चाहिए जो एक मीनिंगफुल यूनिट को तैयार करता है। किसको तैयार करता है? एक मीनिंगफुल यूनिट को तैयार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग तैयार करते हैं। तो वर्ड हमें डेफिनेशन तैयार करके क्या देती है कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसा कि एक मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड वर्ड। ठीक है, इट्स कॉल्ड वर्ड। यानी लेटर्स का एक ऐसा यूनिट बनाओ जो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? यानी ऐसा तैयार करना है ना जो मीनिंग हमें कुछ ना कुछ क्या करे, प्रदान करे, हमें मीनिंग दे। जो मीनिंग नहीं देगा वो वर्ड का कैटेगरी में नहीं आएगा। वर्ड के कैटेगरी में उसी को रखेंगे जो हमें कुछ ना कुछ क्या देता है, मीनिंग प्रदान करता है। तो यही मीनिंगफुल हमारे सामने यूनिट तैयार जो करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। ये यूनिट, अब ये यूनिट क्या होता है? ये यूनिट हमारा क्या क्या हो सकता है भाई? जो लेटर से बन करके जो यूनिट बनेंगे, लेटर को मिलाने से और मीनिंगफुल यूनिट तैयार होगा, वही यूनिट क्या है? यही तो सारा चीज है कि जो लेटर से बन रहा है मीनिंगफुल यूनिट, वो यूनिट क्या है? ये यूनिट क्या है? तो इसी यूनिट को हम लोग नाम देते हैं, और यही वर्ड के जो मीनिंगफुल यूनिट तैयार करता है, तो इसी यूनिट को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये यूनिट हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को तैयार करता है। किसको तैयार करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि यहां से अगर काइंड्स ऑफ वर्ड भी वही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वही है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है? तैयार करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से तैयार करता है? तो हम किसी भी वर्ड को बनाएंगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई तो वर्ड ही होगा ना। कोई भी वर्ड को उठा लो, मान लो कि हमने एक वर्ड उठा लिया, मान लीजिए कि फैन मैंने ले लिया। अरे भैया फैन एक वर्ड है कि नहीं है? लेटर्स से बना हुआ, 3 लेटर्स आर इंक्लूडेड इन, इसमें 3 लेटर्स क्या है? शामिल है। अभी 3 लेटर से बना था, वर्ड तो एक बना ही दिया, और जब एक वर्ड बना रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी तो कोई तो भाग होगा। तो यूनिट जो तैयार करा वही यूनिट क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच या काइंड्स ऑफ वर्ड्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो हमारे सामने ये चीज निकल करके आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। यानी कि जो शब्दांश हमारे सामने, नहीं कि शब्द विभेद जो होती है, वो क्या क्या शब्द को अलग अलग करके दिखाना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया, पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया कि मोहन, क्या लिखा गया? मोहन बाउट अ बैग, मोहन बाउट अ बैग। अंडरलाइन कर दिया गया एक वर्ड, पूछा जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक कौन सा टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? अंडरलाइन किया हुआ वर्ड। तो हम लोग जानेंगे तब ना कि मोहन खरीदने का काम किया, उसकी एक्शन थी क्या चीज? खरीदना। तो उसकी एक्शन जो दिखाने का काम करता वो क्या कहलाता? ये कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं? तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो हम लोग को सबको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं? एक। जो पहला अगर तैयार करते हैं तो पहला को नाम देते हैं नाउन। अगर सेकंड अगर तैयार करेंगे तो उसे नाम देते हैं प्रोनाउन। क्या नाम देते हैं बच्चे? प्रोनाउन। अगर थर्ड की अगर बात करते हैं तो थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले मैं लिख लेता हूं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे डी को साइलेंट मानिए, डी जो है वो साइलेंट, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव लिखा रहता है, बट प्रोनाउंसिएशन जो इसकी होती है वो डी साइलेंट करके एडजेक्टिव पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे लिखी जाती है जिसे हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। आर यहाँ भी सही है कि भरब, ये भरब नहीं लिखा हुआ है,
आर को हम लोग साइलेंट रख करके बोलते हैं, तो इससे हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। क्या पढ़ते हैं? वर्ब। अगर पांचवी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो पांचवी कैटेगरी तैयार हमारी होती है एडवर्ब। क्या तैयार होती है? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर हम छठी कैटेगरी की बात करें तो उसे नाम हम देते हैं प्रेपोजिशन। क्या नाम देते हैं? प्रेपोजिशन हम उसे कहते हैं। ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं तो 7 कैटेगरी जो होती है वो इसकी क्या होता है बच्चे? कंजंक्शन। क्या होता है? तो कंजंक्शन हम इसे तैयार करते हैं। ठीक है। तो ए इसकी क्या हो गई? 7वीं कैटेगरी। अगर 8वीं की बात करते हैं तो उसे नाम क्या दिया जाता है? इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ए आपके सामने निकल करके आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या क्या? अपना सब अलग अलग टाइप्स निकल करके। पहला बोलो क्या है जी? नाउन। सेकंड क्या है? प्रोनाउन। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? सिक्स क्या है? थर्ड। सेवेंथ क्या है? एट्थ में क्या लिखा हुआ है? यही 8 क्या होते हैं? और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा ग्रामर का माना जाता है रीड। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे ढंग से पढ़ लिए पूरी तरीके से तो ग्रामर में आधा मामला तो साफ है यहीं से। ठीक है। तो सारे कुछ चीजों को हमको इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चीज दी गई है वो सारे चीजों को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं पहले शॉर्ट डेफिनेशन के माध्यम से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में हम लोग क्या तैयार करते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। तो बेसिक से एकदम समझिए। शॉर्ट डेफिनेशन अभी 8 का यहीं पे बता दिया जाता है, फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे सब में धीरे धीरे सारे कुछ को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है नाउन। अगर हम नाउन की शॉर्ट डेफिनेशन अगर तैयार करना चाहते हैं तो नाउन की शॉर्ट डेफिनेशन हम लोग नेमिंग वर्ड के रूप में तैयार करते हैं। यानी कि नाउन एक ऐसा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है जो किसी भी नाम को दिखाता है। नॉर्मली समझो कि जो चीज इस दुनिया में है, जो चीज इस दुनिया में है वो नाउन है। चौक है, डस्टर है, जो चीज है वो नाउन है। टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, नाउन है। माइक है, मैं हूं, नाउन है। फैन है। नॉर्मली समझना कि जो चीज इस दुनिया में है वो नाउन है। यानी कि नेमिंग वर्ड को भी हम लोग क्या शॉर्ट डेफिनेशन करते हैं? नेमिंग वर्ड जो नाम को बताता है वो सारे के सारे चीज क्या होते हैं? नाउन। अगली चीज है हमारे सामने प्रोनाउन। प्रोनाउन का शॉर्ट डेफिनेशन क्या तैयार करते हैं बच्चे? बिल्कुल। जो नाउन की जगह यानी नाउन के बदले में आता है, नाउन को हटा करके उसकी जगह पे आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यानी कि इसे अगर हम तैयार करते हैं तो कहते हैं कि प्रोनाउन जो काम करता है रिप्लेसेज अ नाउन। यानी नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, यानी कि उसकी जगह पे खुद आकर के बैठ जाता है और किसी भी पैराग्राफ को सुटेबल बनाता है। प्रोनाउन बार बार नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए जिसका जन्म हुआ वही व्यक्ति क्या है? वही चीजें क्या है? प्रोनाउन है। रिपीटेशन को रोकता है, इसे अवॉइड करता है। ठीक है। आगे देखिए अगली चीजें हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की शॉर्ट डेफिनेशन क्या तैयार करते हैं बच्चे? तो जो नाउन या प्रोनाउन, अरे भाई नाउन था तभी तो प्रोनाउन है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी उसके बारे में क्या, जैसे कोई चीज है और उसके बारे में जो चीज है उसके बारे में फिर बोलो। जैसे चौक है लेकिन चौक व्हाइट है, उसके बारे में फिर बोलो, तब वो चीज हो जाता है फिर एडजेक्टिव। क्या हो जाता है वो चीज? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वालिफाई करने का काम करता है। क्या करता है? क्वालिफाई। चाहे तो नाउन को करेगा या फिर प्रोनाउन को करेगा। किसे करेगा? नाउन को करेगा या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। फिर आपके सामने है वर्ब। वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब। ठीक है। तो इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। तो ये जब वर्ब जो लिखा हुआ है तो वर्ब क्या बताता है? वर्ब किसी भी व्यक्ति की एक्शन को बताने का काम करता है। जैसे कि मान लो मैं खेलता हूं, खेलना मेरा एक्शन है। मैं पढ़ता हूं, पढ़ना मेरा क्या है? एक्शन है। तो हम इस वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ड। ये हमारा कैसा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड होता है। ठीक है। एक्शन वर्ड, एक्शन स्टेट जो भी होता है, या फिर स्टेट भी इसमें हमारा बताने का काम करता है। एक्शन या स्टेट को एक्शन वर्ड बताएगा या फिर हमारी
स्टेट को बताएगा। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी एक्शन हो गया। और मैं बोलूं आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? स्टेट हो गया। तो जो एक्शन और स्टेट को बताने का काम करता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। आगे लिखा हुआ है एडवर्ब। क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब हमें बताने का काम करता है कि जो विशेषता बताने का काम करे वर्ब का और किसकी? एडजेक्टिव का, वही चीज क्या होता है? एडवर्ब। तो अगर हम कहेंगे तो एक बताता है कि क्वालिफाई अ वर्ब, वर्ब या फिर एन एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव को एक क्वालिफाई करने का काम करता है। बाकी विस्तृत हम लोग इसको समझेंगे, अभी शॉर्ट डेफिनेशन इसको हम लोग देख रहे हैं। आगे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है वो दो शब्दों को क्या करने का काम करता है? रिलेट करने का काम करता है। तो इसे हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन के तहत इसे हम लोग समझते हैं कि प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन हमारा क्या एक प्रकार का है? रिलेटिंग वर्ड होती है। अगर हम समझते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का जो काम करता है इसे शॉर्ट में हम लोग तैयार करते हैं, तो इसे कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। किस वर्ड के नाम से जानते हैं बच्चे? तो कनेक्टिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। आगे हमारे सामने इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन तो भाई अपने आप में एकदम अलग है। जैसे कि इंटरजेक्शन, मान लो कि हम रास्ते में चल रहे थे और रास्ते में जाते कुछ दूर जाते 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 हमें कुछ दूर पे बैग दिखाई पड़ती है, मान लीजिए बैग। और जब उस बैग को मैंने देखा, उठाने का प्रयास किया, वजन थोड़ा ज्यादा था। मैंने सोचा कि इसमें आखिर है क्या, इसमें आखिर है क्या। तो मैंने बैग को खोल करके देखा। तो बैग को खोल करके देखा तो मान लो कि मैंने बैग को खोल करके देखा तो देखे कि बैग में एकदम 2-2 हजार का नोट पड़ा हुआ। तो भाई ये क्या है? जब देखेगा तो आदमी उस समय क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित, वाह क्या बात है। तो उस समय हमारे अंदर क्या आती है? अचानक से फीलिंग आती है जब किसी चीज को देखते हैं तो, ठीक है। जैसे कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं जैसे क्लास पढ़ा रहा हूं और बाहर से मान लो कि कैटरीना कैफ आए। कौन आए? कैटरीना कैफ आए और आ करके मुझे गले लगा ले, तो वाह बेटे मौज कर दी तूने। यानी कि वहां पे तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा कि वाह देखो तो एकदम आया और एकदम गुरु जी के एकदम लिपट गया हो। तो उस चीज को हम लोग हमारे में पहले सोचे हुए नहीं थे कि हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे पहले सोचे हुए नहीं थे। जो चीज अचानक आती है वो इंटरजेक्शन के रूप में ही आती है, तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारी सडन फीलिंग को बताता है। किसको बताता है? सडन फीलिंग को बताता है, ठीक है। या फिर उसे हम लोग एक्सप्रेस भी करते हैं। तो ये चीज हमारी क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी 8 कैटेगरीज हैं उसके टाइप से हैं, वो सारे 8 का हम लोग ने शॉर्ट डेफिनेशन तैयार किया है। और यहां तक आपका सारे शॉर्ट डेफिनेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसे रोक सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। और आज यहीं तक, फिर मैं अगले क्लास में इसके आगे में जो इसकी टाइप्स बाय टाइप्स अब हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। नाउन पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे और हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन टॉपिक हम लोग को नाउन को समझना बहुत अच्छे ढंग से है, क्योंकि नाउन है तो बाकी संभव है, अन्यथा नाउन नहीं है तो फिर किसी चीज का संभावना नहीं है। अरे भाई नाउन है नेमिंग वर्ड, तब तो ये नाउन रहा, तब तो इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन है। नाउन नहीं रहता तो हटाता किसको? जब नाउन ही नहीं रहता तो हटाता किसको? तो उसको हटाने के लिए आ गया प्रोनाउन। तो नाउन था तब तो प्रोनाउन बना। एडजेक्टिव जो बात करता है कि हम क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो नाउन नहीं होता तो क्वालिफाई विशेषता किसका बता? जब चौके नहीं होता हम कैसे कहते हैं कि व्हाइट है कि ब्लैक है? तो इस चीज को बताने का काम करता है एडजेक्टिव। और फिर उसके बाद एक्शन या स्टेट बताने का काम करता है। जब नाउन है तो एक्शन कौन करेगा? किसकी स्टेट होगी भाई? तो सारे कुछ पॉसिबल किसके वजह से है? नाउन की वजह से। तो हम लोग फिर अगले क्लास में यहां तक इसकी शॉर्ट डेफिनेशन तक चले हैं और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं नाउन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।